स्कूल्स हैं। तो जैसे नलसार हैदराबाद में नलसार है, बेंगलोर में है, फिर भोपाल में है, फिर पटियाला में राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी है। तो ये सारे वो हैं जो कि जिनको कि खोला ही एक्सक्लूसिवली सिर्फ 5 ईयर्स पुणे में है, सिम्बायोसिस में है। तो ये एक मतलब हम अच्छे स्तर के लॉ कॉलेजेस इनको समझते हैं। अभी हाल ही में थोड़े साल 6-7 साल पहले चंडीगढ़ में भी पंजाब यूनिवर्सिटी में भी जो 5 ईयर जो 5 ईयर जो है लॉ कोर्स जो है वो खुल गया है। तो कहने का ये मतलब ये है कि आप इनमें से आप ये देखिए कि आप अगर घर से निकलना चाहते हैं, मतलब किसी भी, आप कहाँ रहते हैं भगत सिंह जी? जी पलवल से बोल रहे हैं, ठीक है। तो आपको अगर जो भी बच्चा घर से बाहर निकल के हॉस्टल में रह के पढ़ाई करना चाहता है तो उसके लिए तो फिर क्या पुणे, तो क्या नालसार, तो क्या बेंगलोर, बच्चा जब निकल गया है तो उसको तो पढ़ना ही है कहीं भी। आपका जो चॉइस, आप चाहते हैं कि आपको बेस्ट जगह मिले पढ़ने के लिए, तो मैंने आपको ये सारे ऑप्शंस बताए हैं जिसमें से आप जिसमें जो आपको सही लगे आप उसमें से चूज कर सकते हैं। जी बिल्कुल। हमारे साथ एक और दर्शक सोनीपत से सुधीर जी जुड़ चुके हैं। जी सुधीर जी, क्या सवाल है आपका? जी सुधीर जी, अपना सवाल रखिए। जी ये संपर्क उनसे टूट गया है। मैम, आप बात कर रही थी कि जो स्टूडेंट्स आर्ट्स के बाद जो भी लॉ के लिए जाते हैं, पर मेरा सवाल यहाँ पर ये अलग है कि अगर आर्ट्स से स्टूडेंट बिलोंग नहीं करता, वो किसी और स्ट्रीम से बिलोंग करता है, तो क्या वो लॉ के लिए फिट हो सकता है अगर चाहे तो? मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरा जितना तजुर्बा रहा है एज ए प्रोफेसर ऑफ लॉ, जब हम एडमिशंस में बैठते हैं हम ये देखते हैं, आपका सवाल ये है कि जो और स्ट्रीम्स हैं जो आर्ट से नहीं है, जो साइंसेस हैं, एक तो मैं आपको ये बता दूंगी कि जो साइंसेस में जो बच्चे आते हैं उनके नंबर भी ज्यादा होते हैं। तो मैंने आपको बताया ना, हम नंबर जोड़ते हैं, जितना उसने एंट्रेंस टेस्ट में नंबर लिया है हम आधे नंबर उसने क्वालिफाइंग में कितने लिए हैं। तो वो हमने ये देखा है कि जो साइंस स्ट्रीम के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मेरिट में काफी ऊपर आते हैं। और दूसरा, मैंने अपने टीचिंग के दौरान एक चीज को और महसूस किया है कि जो बच्चे साइंस स्ट्रीम्स के होते हैं वो हर एक किसी भी चीज को जब वो पढ़ते हैं तो बहुत तवज्जो से पढ़ते हैं और बहुत उसको कंसंट्रेशन से पढ़ते हैं, और उनकी परफॉर्मेंस, उनकी ग्रास्पिंग पावर, उनकी अंडरस्टैंडिंग आर्ट्स वालों से बल्कि ज्यादा होती है। जी बिल्कुल सही कहा। तो वो तो मतलब वो रादर उनके लिए वो बेनिफिशियल रहता है। रादर मैं पुट अ वर्ड मोर, या श्योर मैम। वैसे मैंने अक्सर देखा है कि कई बार बच्चे हैं जब वो साइंस लेते हैं, ऑब्वियसली वो लॉ परस्यू करने के पर्पस से साइंस नहीं ले रहे हैं। उनका पर्पस होता है या तो हम पीएमटी क्लियर करके मेडिकल ले लेंगे या बीडीएस ले लेंगे, ठीक है, लेकिन समहाउ दे आर नॉट एबल टू मेक इट टू दैट है। बिल्कुल। तो फिर उसके बाद उनके पास लॉ उस वक्त पे एक सेकंड ऑप्शन पे आता है तो बट वो सोचते हैं कि प्रोफेशनल डिग्री है लॉ की, चलो वो नहीं तो हम ये कर लेते हैं। हालांकि लॉ कम्स एज अ सेकंड ऑप्शन टू देम, बट कई बार वो बच्चे उसमें इतने एक्सेल कर जाते हैं। हमने अपने कैरियर में देखा है कि वो बच्चे मतलब अभी स्टडीज में ही होते हैं तो वो बहुत तुरंत वो एलएलबी करते ही वो चले आते हैं जुडिशरी में या कहीं और, उनको मतलब मिल जाता है। जी बिल्कुल। मैम, हमारे साथ एक और दर्शक हिसार से सतपाल जी जुड़ चुके हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। जी सतपाल जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? जी संपर्क टूट गया है उनसे। जी बिल्कुल मैम, अगर हम इसके फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो लॉ का क्या फीस स्ट्रक्चर रहता है? क्या एक मिडिल क्लास का जो फैमिली है वो अपने स्टूडेंट को, अपने बच्चे को लॉ करा सकते हैं? नहीं, मैं आपको ये बताना, एक बिल्कुल बात क्लियर करना चाहती हूँ कि जो हमारा 3 ईयर कोर्स है जो बीए के बाद है, जो पंजाब यूनिवर्सिटी में हम सालों बहुत देर से रन करते आ रहे हैं, तो जो वो कोर्स है पहले तो उसमें हमारे पास मॉर्निंग भी सेशन है और इवनिंग सेशन भी है, ठीक है। उससे रहता यह है कि अगर स्टूडेंट सोचता है, कोई पर्सन सोचता है कि मैं सुबह कोई अपने गुजारे लिए कोई छोटी मोटी नौकरी करूं तो वो कर सकता है। उसका लिए सुविधा है कि वो नौकरी कर सकता है, सवेरे को अपना काम कर सकता है और शाम को हमारी 5:30 से क्लासेस शुरू होती हैं, तो क्लासेस के लिए 5:30 पे क्लास लगाने भी आ सकता है। तो हमने एक जो सुविधा तो उसको इवनिंग क्लासेस में ये है। सेकेंड, जो LLB 3 ईयर कोर्स की सबसे बड़ी जो एडवांटेज है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी बहुत 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 नॉमिनल फीस है। बहुत नॉमिनल फीस है। यस, इट इज टू नॉमिनल। जी, इसके बारे में बिल्कुल जानेंगे, लेकिन हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। जी राकेश जी, अपना सवाल रखिए। मैडम, मेरा नाम राकेश वर्मा है जी। मैं पानीपत हरियाणा से बोल रहा हूँ जी। एक्चुअली मैं ना सर्विस मैन हूँ। सर्विस करते करते ना मेरी 36 एज हो चुकी है और मेरे को ना
जो सिविल नॉलेज है वो काफी है और थोड़ी लॉ के बारे में। अब मैं लॉ करना चाहता हूँ, तो अब मैंने सुना इसका कोई लॉ का कोई कानून बन गया है कि आप 30 ईयर के बाद नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, आपके सवाल का जवाब यहाँ जरूर दिया जाएगा। जी मैम, ऐसा क्या है कोई लॉ कि 30 इयर्स के बाद अगर आप चाहें तब भी लॉ नहीं कर सकते? नहीं, मैं तो जो ये इन्होंने सवाल पूछा है, मैं तो इनके सवाल से थोड़ी सी हैरान हूँ, क्योंकि अब हम रिसेंटली ही करके हटे हैं एडमिशंस लॉ 3 ईयर के। अभी वी आर इन द प्रोसेस ऑफ दैट, मतलब थोड़े से चल रहे हैं, रिसेंटली वी हैव डन। तो हमने तो ऐसी कोई लिमिट रखी नहीं कि आपकी अपर एज लिमिट 30 हो। जी राकेश जी, आप खुश हो जाइए क्योंकि इस तरह का कोई भी लॉ नहीं है। अगर आप चाहें तो वकालत के लिए आगे जा सकते हैं। जी बिल्कुल मैम, हम बात कर रहे थे कि फी आप बता रहे थे कि नॉमिनल रहती है अगर इवनिंग क्लासेस। मैं इस पे थोड़ा सा एक करेक्शन करना चाहती हूँ। जो मैंने आपको बहुत नॉमिनल फी की बात करी है, दैट इज फॉर LLB 3 ईयर कोर्स एंड दैट टू इन द पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। जो फी हमारे 5 ईयर कोर्स में जाती है वो इट इज अ सेल्फ फाइनेंस्ड कोर्स, उसमें फी थोड़ी क्या ज्यादा ही रहती है, ठीक है। और उसमें मैंने तो बताया ना कि 3 ईयर कोर्स में तो आपके 2 फायदे हैं। मॉर्निंग में आप काम कर सकते हैं और शाम को आप क्लास लगाने के लिए आ सकते हैं, आप अपनी फीस उसी में भी निकाल सकते हैं। और 3 ईयर में वैसे भी हमारे पास फीस बहुत कम है, जबकि जो 5 ईयर कोर्स है उसमें तो आपका क्लासेस सुबह लगती हैं 9 to 5, मतलब पूरा उनका वो पूरा 5 ईयर कोर्स चलता है और उसके बाद उसमें उसकी फीस भी ज्यादा होती है। जी बिल्कुल मैम, लॉ के क्या फर्दर प्रोस्पेक्ट्स हैं, इसके बारे में प्लीज बताइए आप। फर्दर प्रोस्पेक्ट्स क्या है लॉ के? जी देखिए, जब एज ए प्रोफेसर ऑफ लॉ मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जब हम लॉ को पढ़ते हैं, लॉ की डिग्री अब हमारे पास आती है, तो मैं इसको 2 हिस्सों में बांटती हूँ हमेशा। एक तो जो है हम जब LLB की डिग्री लेते हैं, ठीक है, मतलब 3 ईयर करने के बाद हमारे को बैचलर ऑफ लॉज की डिग्री जो मिल जाती है, उसके बाद हम एलिजिबल हो जाते हैं कि हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, हम फील्ड में जा सकते हैं। उसके अलावा हम जितने भी जुडिशियल सर्विसेज जो एग्जाम्स हैं, स्टेट सर्विसेज होल्ड कर रहे हैं, स्टेट ऑफ पंजाब, स्टेट ऑफ हरियाणा या फिर दिल्ली, मतलब है दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज हैं, तो उसमें जो वो बच्चे हैं वो बैठ सकते हैं इम्तिहान में, कंपटीशन में। तो जब वो कंपटीशन में बैठते हैं और उसमें अगर वो क्लियर करते हैं तो ये बच्चे जाके जुडिशरी में जो है सिलेक्ट हो जाते हैं। जुडिशरी में सिलेक्ट? यस, हाँ जी। जुडिशरी में सिलेक्शन जो है उनका एक बहुत ही अपना बच्चे का चॉइस है। कुछ बच्चे फील्ड में जाके प्रैक्टिस में ही अपने आप को साबित करना चाहते हैं, कुछ बच्चे ऑफिस में बैठ के मतलब डिसीजन जजमेंट्स देने में अच्छा उनको लगता है कि हम जजमेंट देंगे तो उनको वो अच्छा लगता है, तो वो जुडिशरी में जा सकते हैं, फील्ड में प्रैक्टिस कर सकते हैं और किसी कंपनी में अगर वो उनकी स्पेशलाइजेशन कॉर्पोरेट लॉ वगैरह में है, कंपनीज को ज्वाइन कर सकते हैं, फर्म्स को ज्वाइन कर सकते हैं, उनके लीगल एडवाइजर्स बन सकते हैं। तो ये तो ऑप्शंस उनको LLB के बाद उनके पास रहते हैं जी। लेकिन अगर कुछ बच्चे चाहते हैं कि हम इंस्टेड ऑफ परसुइंग दिस लॉ प्रोफेशन इन द फील्ड, दे डोंट वांट टू ज्वाइन द जुडिशियल सर्विसेज और दे डोंट वांट टू गो फॉर द प्रैक्टिस इन द कोर्ट्स ऑफ लॉ, तो वो जो बच्चे हैं वो चाहते हैं कि हम एकेडमिक्स में जाएं, हम प्रोफेसर बने, हम टीचर्स बने, लॉ में ही बने। तो उसमें और ये ऑप्शन तकरीबन लड़कियों को बहुत ही अच्छा लगता है कि हम हमारी बड़ी खुशी जॉब होगी। और आजकल तो टीचिंग में भी अच्छी खासी तनख्वाह मिल जाती है और बड़ी पीसफुल लाइफ होती है, एक ही स्टेशन पे वो रहते हैं। जुडिशियल सर्विसेज में दे हैव टू बी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर, तो ये उनके चॉइस में रहता है ये सब चीज। तो जो ये मतलब कि बच्चे हैं वो फिर क्या कर सकते हैं, LLB के बाद वो LLM में एडमिशन लेते हैं, मास्टर ऑफ लॉज में एडमिशन लेते हैं। तो जब मास्टर ऑफ लॉज में एडमिशन लेते हैं उसके बाद ये कैरियर आगे जा सकता है, वो PhDs करते हैं, यूजीसी क्लियर करते हैं और वो और एक मैं थोड़ा सा आपको जी बिल्कुल हम बिल्कुल जानेंगे, लेकिन हमारे साथ एक दर्शक जो कि हैं वो जुड़ चुके हैं, हेमंत जी हैं। जी हेमंत जी, क्या सवाल है आपका? जी हेमंत जी, अपना सवाल रखिए जी। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। मैम मैं ये जानना चाह रहा था कि LLB के बाद में कोई रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कोई स्पेशल टेस्ट रखा है क्या? कौन सा टेस्ट? रजिस्ट्रेशन के बाद कोई स्पेशल इस तरह का टेस्ट होता है क्या, ये जानना चाहते हैं? नहीं, वो था, वो बच्चे कर लेते हैं क्लियर। और वो तो जो देखिए जब हम प्रोफेशन में जाते हैं ना, उसमें अगर तो हमने हायर में जाना है तो UGC आती है,
जी। यूजीसी के हमको रूल्स रेगुलेशंस मानने पड़ते हैं, हमको लॉ डिग्री के अलावा जो यूजीसी ने अपने नॉर्म सेट किए हुए हैं यूनिवर्सिटीज में उसके लिए जाना पड़ता है। लेकिन अगर हम प्रोफेशन में जाते हैं तो हमारे को बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रेगुलेशंस मानने, बीसीआई के मानने पड़ते हैं। और अगर बीसीआई कहती है कि आपको जो लाइसेंस है तभी मिलेगा अगर आप एक ये जो क्वालिफिकेशंस हैं, जो थोड़ा सा प्री टेस्ट है, इसको आप क्लियर करिए, तो वो आपको उसमें बैठना पड़ता है। तो ये बीसीआई उसको डील करती है उस वक्त पे। मैम अक्सर देखा गया है कि कुछ स्टूडेंट्स जो कि है पारिवारिक प्रेशर में आकर या फिर फ्रेंड्स के कहने पर लॉ की तरफ जाते हैं, पर किस तरह से सही तरीके से वो अपना आंकलन कर सकते हैं कि हाँ मैं लॉ के लिए फिट हूं या नहीं? खुद का आंकलन कैसे किया जाए? खुद का जो आंकलन है, देखिए बहुत सारे जो बच्चे होते हैं उन्हें ये पता होता है कि उनको एक आदत है कि वो किसी भी जब भी उनसे कोई बात करता है तो वो उसको बहुत अच्छे से तर्क वितर्क कर सकते हैं। तर्क की उनमें क्षमता है जी। तर्क की क्षमता है और उन्हें वो भाता है और बहुत दफे वो उसमें उस तर्क में मतलब अपने आप को बहुत पसंद करते हैं। और दूसरा उन्हें लगता है कि हम जो है मतलब कि तो वो बच्चे ऑब्वियसली वो यही तो आकलन है ना, यही आकलन अगर वो तर्क, क्योंकि अगर हम फील्ड में जाते हैं सारा जो आपका प्रोफेशन है तर्क पे ही है, आप कितना तर्क, और दूसरा उसको ये होना चाहिए कि वो अपनी बात को कितने अच्छे तरीके से कह सकता है। तर्क जो है एकदम बेबुनियाद या फिजूल का नहीं होना चाहिए। तर्क में भी एक रीजन होना चाहिए, एक लॉजिक होना चाहिए कि आप अपनी बात को रख सकते हैं या नहीं बेहतर तरीके से और दूसरे व्यक्ति को कन्विंस कर सकते हैं। जी बिल्कुल। हमारे साथ पंचकुला से एक और दर्शक रणवीर जी जुड़ चुके हैं। जी रणवीर जी, क्या सवाल है आपका? जी लगता है उनसे संपर्क टूट गया। मैम एक ये तो बात हुई खुद का आंकलन कैसे किया जाए, पर दूसरा सवाल मेरा ये कि अगर जिस इंस्टीट्यूशन में हम एंटर कर रहे हैं उस इंस्टीट्यूशन को कैसे आंकलित किया जाए कि हाँ मेरे लिए ये इंस्टीट्यूशन सही है, क्योंकि आज के समय में काफी इंस्टीट्यूशन हैं जो हमारे पास ऑप्शन में हैं। बिल्कुल है। देखिए मैं एक बात बड़ी ऑनेस्ट तरीके से कहना चाहती हूँ कि आज के टाइम में, आज की डेट में बहुत सारे लॉ कॉलेजेस खुल गए हैं प्राइवेट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे लॉ कॉलेजेस जो हैं वो खुल गए हैं। तो सबसे पहले जब लॉ कॉलेजेस की अपनी एक इंफ्रास्ट्रक्चर देखनी चाहिए कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। जी। इंफ्रास्ट्रक्चर से हमारा ये मतलब होता है कि उनके पास एक प्रॉपर बिल्डिंग है, उनके पास एक प्रॉपर लॉ लाइब्रेरी है, उनके पास एक अच्छी फैकल्टी है, पढ़ाने वाले हैं। ये चीजें बहुत जरूरी हैं। जी बिल्कुल। तो अगर ये जैसे मशरूमिंग ऑफ दिस लॉ कॉलेजेस इन एंड अराउंड दिस एरियाज, अगर बच्चा वहां पे एडमिशन ले जाके उसको पता चले, कई दफा तो ऐसे होता है कि ऑप्शंस होती है। हम जरूर जानेंगे, लेकिन हमारे साथ एक और कॉलर धर्मवीर जी पंचकुला से जुड़ चुके हैं। जी धर्मवीर जी, क्या सवाल है आपका? मैडम जी नमस्कार। जी नमस्कार। मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं एमपीएड कर रखी है और बीकॉम के बाद, और मैं प्राइवेट में डीपी लगा हुआ हूँ। क्या मैं लॉ कर सकता हूँ अब? बिल्कुल कर सकते हैं आप लॉ, बिल्कुल कर सकते हैं आप लॉ। आप एंट्रेंस टेस्ट में बैठिए, उसको क्लियर करिए, अपने नंबर लाइए, मेरिट में आएगा तो आप एडमिशन लीजिए हमारे यहाँ आके। जी बिल्कुल। तो मैम आंकलन आप बता रहे थे कि किस तरह से एक इंस्टीट्यूशन का सही तरीके से। हाँ जी, वो यही है। देखो मात्र नाम लेने से, ओपन करने से कॉलेज, आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये मतलब डिग्री लेना ही आपको। मेरे ख्याल से जहां पर एक परमानेंट फैकल्टी है, ठीक है, और कई दफे तो ऐसे होता है कि सब्जेक्ट होता है, ऑप्शंस होते हैं, लेकिन उस स्पेशलाइजेशन का उनके पास टीचर होता नहीं है। बच्चा पढ़ना चाहता है लेकिन वो टीचर उनके पास अवेलेबल नहीं है। तो रैंकिंग आती रहती है, पत्रिकाओं में भी रैंकिंग आती रहती है, तो पता ही होता है बच्चों को कि भी कौन से कॉलेज इतनी रैंकिंग में आ रहे हैं। तो थोड़ा सा ये है कि अगर आपको सिर्फ डिग्री ही नहीं लेनी, आपको एक अच्छी नॉलेज हासिल करनी है, तो उसके लिए तो आपको एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में दाखिला लेना चाहिए। अगर आपका पर्पस सिर्फ डिग्री लेना नहीं है, एक अच्छी लीगल नॉलेज लेना है, एक अच्छे टीचर से पढ़ना है, उसके स्कॉलरशिप को अपने साथ शेयर करना है। जी जी बिल्कुल। मैम आजकल देखा गया है कि कंपनी लॉ का जो ट्रेंड है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, तो उसके बारे में प्लीज आप नजर डलवाइए कि क्या है ये। देखो ऐसे है कि जो आज का दौर है जी, अब इसमें तो कोई भी अकेला काम करने वाला है नहीं, बिल्कुल सबको मिलके ही काम करना है। जी, जमाना मल्टीनेशनल्स का है, जी ठीक है, और
मर्जर्स, एक्विजिशंस ऑफ कंपनीज बड़ी आम बात है आजकल। तो उसमें जो कंपनी लॉ जो है कि मर्जर्स कैसे होने चाहिए, एक्विजिशंस कैसे होने चाहिए, हमारा जो जितना भी कॉर्पोरेट लॉ है उसमें बहुत हमारे तरह के स्टैट्यूटरी लॉज आते हैं, एक्ट्स आते हैं बहुत तरह से। जी बिल्कुल मैम, इस बारे में विस्तार से जानेंगे, लेकिन हमारे साथ हेमंत जी हैं जो फिर से महेंद्रगढ़ से जुड़ चुके हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। जी हेमंत जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? मैम मैं ये जानना चाह रहा था कि एज ए प्रैक्टिस लॉयर करते हुए व्यक्ति पत्रकारिता कर सकता है अखबार में? क्या लॉ के साथ अगर ये कोई और जिस तरह से पत्रकारिता करना चाहते हैं तो क्या वो दोनों कंटिन्यू कर सकते हैं एक साथ? नहीं, एक समय पे जो 2 डिग्रीज हैं वो तो मेरे को लगता है कि नहीं, इनका सवाल जो मेरे को ऐसे लगता है उन्होंने ये कहा कि शायद हम प्रैक्टिस करते हुए पत्रकारिता कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। देखिए, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप किसी एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, वो आपका प्राइवेट प्रोफेशन है। आप किसी कंपनी, आप किसी के मुतहत नहीं है। आप अपने ऑफिस में बैठे हैं, आपके पास केस आया, आप केस लड़ रहे हैं, आपके पास टाइम है, आप कोई कविता लिखना चाहते हैं, आप लिखिए। अगर आप उसमें कोई ज्वलंत विषय है, कंटेम्प्रेरी विषय है, मतलब मान लीजिए डांस बार्स पे अगर उनको खुलना चाहिए नहीं खुलना चाहिए, और आप एक अच्छी समझ रखते हैं, आप उसमें रिएक्ट करना चाहते हैं, उसके बारे में लिखना चाहते हैं, वेलकम, आप लिख सकते हैं, उसमें वो कौन रोक सकता है आपको? बिल्कुल। तो मैम आप कंपनी लॉ के बारे में हमें समझा रही थी कि किस तरह से रहता है इसका प्रोसीजर। ऐसा होता है कि जो कंपनी लॉ है वो एज ए सब्जेक्ट पढ़ते हैं हम अपने LLB कोर्सेज में, एज ए सब्जेक्ट पढ़ते हैं। अगर हमने उसमें फर्दर स्पेशलाइजेशन करनी है तो हम मास्टर्स ऑफ लॉज में उसको एज ए स्पेशलाइज सब्जेक्ट ले सकते हैं। या जब हम पढ़ते हैं, लॉ में ही पढ़ते हैं, तभी हम इतना ध्यान रखें कि हमको तो कंपनीज में जाना है, हमको तो कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना है, तो आप कंपनी जो लॉ है, जो वो सब्जेक्ट है, उस पर ज्यादा आप अपना ध्यान देते हैं, उसको आप ज्यादा ध्यान से पढ़ते हैं। तो आप उस वक्त अगर आपने कंपनी लॉ में आपका ज्यादा ध्यान है तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। आप फिर प्राइवेट अपना प्रोफेशन करने की बजाय आप एक कंपनी सेक्रेटरी का भी कोर्स होता है, कंपनी सेक्रेटरी का भी कोर्स होता है। यदि आप वो कर लेते हैं फिर सोने पे सुहागा होता है। LLB डिग्री भी आपके पास है और कंपनी सेक्रेटरी का भी आप है, तो फिर तो क्या ही बात है। जी बिल्कुल मैम, मेरा आखिरी सवाल आपसे यही रहेगा कि जो स्टूडेंट्स हरियाणा में रहकर हरियाणा में ही लॉ की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो अपने ही शहर में रहें, अपने ही स्टेट में रहें और अपना करियर बिल्डअप कर पाएं? देखिए, ऐसे है, जहां तक हरियाणा का सवाल है, मैं ये कहना चाहूंगी कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र में है, वहाँ पे भी 5 ईयर कोर्स चलता है, वहाँ पे 3 ईयर कोर्स भी चलता है। वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी है, फैकल्टी अच्छी है, तो वो वहाँ पे जाके वो एडमिशन ले सकते हैं, वहाँ पे पढ़ सकते हैं और उनको अच्छे वहाँ पे अपने हरियाणा में रह के ही कुरुक्षेत्र तो क्या कहना चाहिए, हरियाणा की एक तरह की सोल है, तो बड़ा मशहूर है कुरुक्षेत्र। तो वहाँ से अपने और उसके अलावा भी हरियाणा में तो बहुत कॉलेजेस खुले हैं, कानपुर कला में भी है जी, सोनीपत में जो महिला विद्यालय, जो खुला विश्वविद्यालय है, वहाँ पे भी लॉ का कोर्स रखते हैं, जो इन्होंने खोली हुई है जिंदल वालों ने उधर उसके दिल्ली के पास। तो विद इन हरियाणा आप तो बहुत ज्यादा कॉलेजेस हैं जहाँ पे आप अपने हरियाणा स्टेट को छोड़े बगैर हरियाणा में रहते हुए आप एक बहुत अच्छी मतलब की लॉ की शिक्षा हासिल कर सकते हैं। लॉ के तो बच्चे तो हरियाणा में से केजू के तो बच्चे कहाँ भी गए हुए हैं। जी बिल्कुल मैम, आपने इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमसे शेयर की, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, आप यहाँ आए। तो फ्रेंड्स, अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात किसी और विषय पर चर्चा को लेकर। अब अपनी दोस्त सोनम को दीजिए इजाजत, नमस्कार।